हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा ये वीडियो होगा चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से, जहां हम इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे इन वन शॉट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है, ये हम चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड में अच्छे से जान चुके हैं कि जितने भी नॉन स्पीशीज हैं उन्हें अरेंज करना इनटू डिफरेंट ग्रुप अकॉर्डिंग टू सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज कहलाती है क्या, क्लासिफिकेशन। अगर हम हिस्ट्री देखें तो ओल्ड टाइम में जो क्लासिफिकेशन है वो मेनली बेस्ड थी किस पे, ऑर्गेनिजम्स के यूज पे, कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें हम किस पर्पस से यूज कर रहे हैं, आइदर फॉर शेल्टर या फूड या क्लोथिंग। ठीक है, तो उस नीड पे वो बेस थी। ठीक है, जो एज फूड जिनका यूज था वो फूड के ग्रुप में उनको रख दिया गया, एज शेल्टर जिनका यूज था उनको शेल्टर के ग्रुप में रख दिया गया, एंड एज क्लोथिंग जिनका यूज था उनको क्लोथिंग के ग्रुप में रख दिया गया। ठीक है, बट ये जो क्लासिफिकेशन है ये साइंटिफिक नहीं थी। क्लियर, ये साइंटिफिक नहीं थी। सबसे पहले एरिस्टोटल जिन्होंने यूज किए साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो इन्होंने सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को यूज किया, जैसे हाइट, एंड क्लासिफाई किया प्लांट्स को ट्री, शर्ब्स एंड हर्ब्स में। ट्री में वो प्लांट्स थे जिनकी हाइट सबसे ज्यादा थी, शर्ब्स में कम हाइट वाले प्लांट थे, एंड हर्ब्स में उससे भी कम हाइट वाले प्लांट्स को रखा गया, जैसे ग्रास। वहीं अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स को दो ग्रुप में डिवाइड किया, एक विद आरबीसी जिन्हें कहेंगे एनेमा, एग्जाम्पल वर्टिब्रेट्स, एंड दूसरा ग्रुप विदाउट आरबीसी जिन्हें कहेंगे एनेमा, एग्जाम्पल इनवर्टिब्रेट्स। देन स्टार्ट होता है किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जहां सबसे पहले आया टू किंगडम क्लासिफिकेशन विच इज गिवन बाय लीनियस, जिन्होंने सेल वॉल देखते हुए सभी ऑर्गेनिजम्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया। फर्स्ट, प्लांट किंगडम विच कंसिस्ट दोज ऑर्गेनिजम्स इन विच सेल वॉल इज प्रेजेंट, और दूसरा कैटेगरी एनिमल किंगडम विच कंसिस्ट दोज ऑर्गेनिजम्स इन विच सेल वॉल इज एब्सेंट। तो प्लांट किंगडम में सभी ऑर्गेनिजम्स के पास सेल वॉल प्रेजेंट थे, एंड एनिमल किंगडम में सभी ऑर्गेनिजम्स के पास सेल वॉल एब्सेंट थे। ये जो क्लासिफिकेशन है इसे काफी लंबे टाइम तक एक्सेप्ट किया गया, बट आगे जाके कुछ ड्रॉबैक्स को देखते हुए इस क्लासिफिकेशन को चेंज किया गया। तो वो ड्रॉबैक्स क्या थे? पहला, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों को साथ में रखा गया था। यहाँ पे फंगी एंड प्लांट्स को भी एक ही कैटेगरी में रखा गया था, सिर्फ इस कारण से कि इनमें सेल वॉल प्रेजेंट था। ऑटोट्रॉप और हेट्रोट्रॉप दोनों में कोई डिफरेंस नहीं रखा गया, दोनों टाइप के ऑर्गेनिजम्स को एक ही ग्रुप में रख दिया गया। फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स को एक ही ग्रुप में रखा गया। यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बीच में भी कोई डिफरेंशिएशन नहीं था, दोनों को एक ही कैटेगरी में रख दिया गया। ठीक है, तो इन सभी ड्रॉबैक्स को देखते हुए ये जो क्लासिफिकेशन था इसमें कुछ चेंजेस किए गए। तो ये प्रॉब्लम आई क्यों, रीजन क्या था? रीजन ये था कि जो कैरेक्टर्स कंसिडर किए गए थे क्लासिफिकेशन के लिए वो बहुत ही कम थे, दैट इज ओनली सेल वॉल। सिर्फ सेल वॉल को देखते हुए क्या कर दिया गया था, क्लासिफिकेशन कर दिया गया था, विच इज नॉट करेक्ट। हमें सेल वॉल के अलावा हमें और भी कैरेक्टर्स लेने चाहिए। अब जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन है उसके फेल होने का एक बड़ा रीजन था माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी। तो जब तक माइक्रोस्कोप डिस्कवर नहीं हुआ था हमें नहीं पता था कि एक बड़ा ग्रुप ऐसे ऑर्गेनिजम्स का भी एग्जिस्ट करता है इस वर्ल्ड में जो साइज में इतना छोटा है कि हमें हमारी नेक्ड आई से विजिबल नहीं होता है। देन आया थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन विच इज गिवन बाय अर्नस्ट हैकेल, जिन्होंने
जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे जो हमें सिर्फ माइक्रोस्कोप में ही दिख सकते थे, उन्हें सेपरेट किया ऑन द बेसिस ऑफ लैक ऑफ टिश्यू डिफरेंशिएशन। मतलब जिनमें कोई टिश्यू डिफरेंशिएशन नहीं था, जो यूनिसेलुलर थे, उन्हें उन सभी ऑर्गेनिजम्स को एक नया किंगडम दिया, क्या? किंगडम प्रोटिस्टा। तो किंगडम प्लांटियन, किंगडम एनिमेलिया, इस किंगडम में जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे उन्हें सेपरेट करके एक नया किंगडम बना दिया गया, किंगडम प्रोटिस्टा, विच कंसिस्ट ऑफ यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। अब यहाँ भी कुछ ड्रॉबैक्स थे, जैसे प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स के बीच में जो अंतर है, जो डिफरेंस है, वो अभी भी यहाँ पे नहीं है। दोनों ही ऑर्गेनिजम्स को एक ही ग्रुप में रख दिया गया है, दैट इज प्रोटिस्टा। तो यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर वाली जो प्रॉब्लम थी वो तो यहाँ सॉल्व हो गई, बट प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स अभी भी एक ही ग्रुप में थे। देन वायरस, तो वायरस जो है उसे यहाँ पे कोई जगह नहीं मिली थी प्रोटिस्टा में, ठीक है, तो ये एक क्या था? ड्रॉबैक था। देन आता है फोर किंगडम क्लासिफिकेशन विच इज गिवन बाय कॉपलैंड, जिन्होंने किंगडम प्रोटिस्टा में आने वाले सभी प्रोकैरियोट्स को सेपरेट किया एंड एक अलग ग्रुप में रखा, विच इज नोन एज किंगडम मोनेरा। फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, आर्चियोबैक्टीरिया। अब इस क्लासिफिकेशन का ड्रॉबैक क्या था कि अभी भी फंगी एंड प्लांट्स जो थे वो सेपरेट नहीं किए गए थे, एक ही ग्रुप में रखे गए थे, ओनली बिकॉज कि दोनों में ही सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं। देन आता है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन विच इज गिवन बाय R.H. विटकर इन 1969, जहां कुछ कैरेक्टर्स को देखते हुए, जैसे सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, तो इन सभी कैरेक्टर्स को देखते हुए जो क्लासिफिकेशन है उसे किया गया। तो यहाँ प्लांट किंगडम में आने वाले जो फंगी थे उन्हें सेपरेट कर दिया गया एंड एक नए किंगडम फंगी में प्लेस किया गया। तो यहाँ जो है जितने भी पहले प्रॉब्लम्स थी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को लेकर के, प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स को लेकर के एंड प्लांट एंड फंगी को लेकर के, वो यहाँ पे सॉल्व हो जाती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर में हमें फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को ही डिटेल में पढ़ना है। तो बच्चों अगर आप अपनी एनसीईआरटी ओपन करेंगे तो वहां पे ये आपको टेबल गिवन है जो कि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में आने वाले सभी किंगडम्स के बीच में डिफरेंस को एक्सप्लेन करता है ऑन द बेसिस ऑफ सम कैरेक्टर्स। तो पहला कैरेक्टर है सेल टाइप। मोनेरा का जो सेल टाइप है वो है प्रोकैरियोटिक एंड बाकी सभी किंगडम्स का जो सेल टाइप है वो है यूकैरियोटिक। देन सेल वॉल की बात करें तो मोनेरा का जो सेल वॉल है वो नॉन सेलुलोजिक है, बना होता है किससे? पॉलीसेकेराइड्स एंड अमाइनो एसिड से। प्रोटिस्टा में चलते हैं तो यहाँ पे कुछ मेंबर्स में हमें सेलुलोजिक सेल वॉल देखने को मिलता है। देन बात करें फंजी की तो यहाँ पे जो सेल वॉल है वो मेनली काइटिन का बना होता है। प्लांट्स में जो सेल वॉल है वो क्या है? वो सेलुलोजिक होता है एंड एनिमल में सेल वॉल एब्सेंट होता है। देन आते हैं थर्ड कैरेक्टर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ये मोनेरा में एब्सेंट होता है क्योंकि मोनेरा क्या है? प्रोकैरियोट है और प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं? वो फॉल्स सेल होते हैं। क्लियर? उनका जो सेल होता है वो पूरी तरह से डेवलप्ड नहीं होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। इसके अलावा बाकी सभी किंगडम में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो क्या है? वो प्रेजेंट होता है। देन आते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो मोनेरा एंड प्रोटिस्टा जो है ये सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है इनका। फंगी जो है ये मल्टी सेलुलर होता है और कुछ जो है लूज टिश्यू भी इनमें प्रेजेंट होता है। प्लांट्स की बात करें तो यहाँ पे टिश्यू लेवल एंड ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। एनिमल्स में टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को हमें मिलता है। देन आते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो कि मेन
चैप्टर है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का। तो मोनेरा की बात करें तो यहाँ पे कुछ मेंबर्स जो हैं वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, विच शो कीमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक, एंड कुछ मेंबर्स जो हैं वो हेटरोट्रॉपिक भी होते हैं, जो कि सैप्रोफाइट भी हो सकते हैं या पैरासिटिक भी हो सकते हैं। देन प्रोटिस्टा जो है, यहाँ पे कुछ मेंबर्स ऑटोट्रॉपिक होते हैं विच शो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी, एंड कुछ मेंबर्स जो हैं वो हेटरोट्रॉपिक होते हैं। वहीं फंगी की बात करें तो फंगी के सारे मेंबर्स जो हैं वो हेटरोट्रॉपिक होते हैं, आइदर सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक। प्लांट्स की बात करें तो हमें पता है प्लांट्स क्या है, ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं, सो दे ऑल आर ऑटोट्रॉपिक, दैट इज फोटोसिंथेटिक इन नेचर। एंड एनिमल्स जो हैं ये पूरी तरह से क्या है, हेटरोट्रॉपिक होता है, आइदर होलोजोइक, एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स, हम क्या है, हम होलोजोइक हैं, और क्या हो सकता है, सैप्रोफिटिक भी हो सकता है। क्लियर? तो ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे से कर लेंगे, इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी है। क्लियर? नेक्स्ट है 6 किंगडम क्लासिफिकेशन विच इज गिवन बाय कार्ल वूज। तो इन्होंने क्या किया, जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था उसमें मोनेरा किंगडम, इसे अगेन 2 में डिवाइड कर दिया, एंड विच ही गेव अ टर्म 2 डोमेन्स, एंड बाकी सारे किंगडम को एक थर्ड डोमेन में रख दिया। तो यहां समझेंगे किंगडम मोनेरा डिवाइडेड इनटू 2 किंगडम्स अगेन, किंगडम आर्चियोबैक्टीरिया एंड किंगडम यूबैक्टीरिया, जिसे कहा गया 2 डोमेन्स। तो इसको हम डोमेन की लैंग्वेज में समझते हैं। टोटल 3 डोमेन्स बनाए गए, दैट इज आर्ची, देन बैक्टीरिया एंड यूकैरिया। तो किंगडम आर्ची बैक्टीरिया ये आ गया डोमेन आर्ची में, किंगडम यू बैक्टीरिया ये आता है डोमेन बैक्टीरिया में, एंड बाकी जो किंगडम है दैट इज किंगडम प्लांटी, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा एंड फंगी, ये चारों हमारे आएंगे थर्ड डोमेन विच इज यूकैरिया। ये जो 3 डोमेन है इन्हें ही कहा जाता है क्या, डोमेन्स ऑफ लाइफ। ठीक है, 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ क्या है, अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपका आंसर क्या होगा, आर्ची, देन बैक्टीरिया एंड यूकैरिया, भूलेंगे नहीं इसे। और अगर हम किंगडम की लैंग्वेज में देखें तो किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम आर्ची बैक्टीरिया, किंगडम यू बैक्टीरिया एंड किंगडम फंजाई। सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। क्लियर? तो हमारा जो चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, यहां हम मेनली कौन सा क्लासिफिकेशन स्टडी करेंगे, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। सो आने वाली वीडियोस में हम ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे, दैट इज किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगी, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया, और इसके साथ साथ हम वायरस, विरोइड्स एंड लाइकेंस के बारे में भी पढ़ेंगे। 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में सबसे पहले आता है मोनेरा, विच इंक्लूड्स ऑल प्रोकैरियोट्स विच इज यूनिसेलुलर। जहां बैक्टीरिया को सोल मेंबर कहा गया है किंगडम मोनेरा का, विच इज फर्स्ट इनहैबिटेंट ऑफ अर्थ। अब हम हैबिटेट की बात करते हैं कि ये कहां कहां पाए जाते हैं। सो दे आर कॉस्मोपॉलिटन, मीन्स दे फाउंड एवरीवेयर, soil, water, air, and also in extreme habitat. Extreme habitat का मतलब harsh conditions जहां पे बहुत ही कम organism survive कर सकते हैं, जैसे hot springs, deserts, snow and deep oceans. इसके अलावा ये as parasites भी exist करते हैं inside living organisms known as endoparasite and outside living organism known as exoparasite. Next is mode of nutrition, जहां सबसे पहले आता है autotropic, where in the presence of sunlight they show photosynthesis, means they gain energy from sunlight and use this energy for the production of food. And when
sunlight is not available, they show chemosynthesis where they gain energy from oxidation of inorganic compounds and use this energy for the production of food or carbohydrates. नेक्स्ट टाइप है हेट्रोट्रॉपिक, जो कि मेजोरिटी ऑफ मोनेराज में देखे जाते हैं, वेयर दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स और ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर फॉर फूड. एग्जाम्पल डिकम्पोजर्स. अब अगर शेप की बात की जाए इन बैक्टीरिया, तो ये हमें वैरायटी ऑफ शेप्स में देखने को मिलते हैं. फर्स्ट, स्फेरिकल शेप कॉल्ड कोकस, प्लूरल में हम इन्हें कोकाई कहेंगे. सेकेंड, रॉड शेप called bacillus, in plural we say bacilli. Then comma shaped called vibram and spiral shape called spirillum. अब ये तो हो गई शेप की बात. अब जो मुनैरा है इसे अगेन दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट इज आर्ची बैक्टीरिया, ऑल्सो नोन एज एंशियंट बैक्टीरिया, क्योंकि ये प्रिमिटिव टाइप के होते हैं, ये कंप्लीटली डेवलप्ड नहीं होते हैं. एंड सेकेंड इज यू बैक्टीरिया, जिन्हें ट्रू बैक्टीरिया भी कहा जाता है. सबसे पहले हम पढ़ेंगे आर्ची बैक्टीरिया के बारे में. तो इन बैक्टीरियाज में जो सेल वॉल का स्ट्रक्चर है वो काफी अलग होता है बाकी बैक्टीरिया से, जो कि इन्हें रिस्पॉन्सिबल बनाता है एक्सट्रीम कंडीशन में सरवाइव करने के लिए. ये एक्सट्रीम कंडीशंस जो हैं क्या क्या हो सकते हैं, जैसे एक्सट्रीम सॉल्टी एरिया. तो ऐसे एरियाज में जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं उन्हें हम कहेंगे हेलोफाइल्स. नेक्स्ट है हॉट स्प्रिंग, जहां टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है एंड यहाँ ये बैक्टीरिया सरवाइव कर सकते हैं, जिन्हें हम कहेंगे थर्मो एसिडोफिल्स. एंड थर्ड इज मार्शी एरिया, इन्हें हम कहेंगे मिथेनोजेंस. तो मिथेनोजेंस के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, जो एनसीईआरटी में गिवन है कि ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं रूमिनेंट एनिमल्स के गट में, फॉर एग्जांपल काउस एंड बुफेलो, जहां ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन विच इज अ बायोगैस फ्रॉम द डंग ऑफ दीज एनिमल्स. नेक्स्ट है यू बैक्टीरिया which is also known as true bacteria. इनका जो सेल वॉल है वो काफी रिजिड होता है, मीन्स स्टिफ होता है, हार्ड होता है, मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन. और अगर ये मूव करते हैं तो इसका मतलब दे कंटेन फ्लैजेलम. तो यहाँ डायग्राम में आप क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं फ्लैजेलम. नेक्स्ट समझेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन यू बैक्टीरिया, जहां सबसे पहले आएगा ऑटोट्रॉपिक. अगर सनलाइट अवेलेबल है तो ये फोटोसिंथेसिस शो करते हैं. एग्जाम्पल साइनोबैक्टीरिया, जिन्हें ब्लू ग्रीन एल्गी या फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी कहा जाता है बिकॉज दे कंटेन क्लोरोफिल. फ्रेश वाटर, मरीन वाटर दोनों में ही ये पाए जाते हैं, साथ ही टेरेस्ट्रियल इन नेचर भी होते हैं. दे मे बी यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस, तीनों ही फॉर्म में ये पाए जाते हैं. अब जो ये कॉलोनियल फॉर्म है ये सराउंड होता है जिलेटिनस शीट से, विच फॉर्म ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज. साथ ही इनके पास एक स्पेशल टाइप का सेल होता है जिन्हें हेट्रोसिस्ट कहा जाता है, जिसका काम होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन करना. एग्जाम्पल देखेंगे नॉस्टॉक एंड एनाबिना. अंडर ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन अगर सनलाइट अवेलेबल नहीं है तो बैक्टीरिया शो करते हैं कीमोसिंथेसिस, जहां ऑक्सीडेशन होता है इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का, जैसे नाइट्रेट, नाइट्राइट एंड अमोनिया, जिससे रिलीज होती है एनर्जी, और यही एनर्जी यूज करके एटीपी प्रोडक्शन होता है. इसके अलावा इट हेल्प इन रिसाइकलिंग ऑफ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर. एग्जाम्पल है नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टीरिया. नेक्स्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन है हेट्रोट्रॉपिक, जो कि मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया में देखने को मिलता है. एग्जाम्पल
डीकम्पोजर्स। इसके अलावा अगर हम अच्छे बैक्टीरिया की बात करें तो कर्ड फॉर्मेशन में जो बैक्टीरिया हेल्प करते हैं, ठीक है, लैक्टोबैसिलस। इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया का यूज एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए किया जाता है। एंड इन लेग्यूमिनस प्लांट्स कुछ बैक्टीरिया जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। एंड इसके अलावा अगर हम कुछ बैड बैक्टीरियाज को देखें जो एक्ट करते हैं एज पैथोजेंस and cause diseases like cholera, typhoid, tetanus in human beings and citrus canker in plants. Next समझते हैं रिप्रोडक्शन। सो मेनली ये फिशन के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं, जहां एक बैक्टीरिया डिवाइड करके 2 डॉटर सेल्स फॉर्म करेंगे, और अगर कंडीशन अनफेवरेबल है तो ये स्पोर फॉर्मेशन करते हैं। अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो यहाँ जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो डीएनए ट्रांसफर के थ्रू होता है फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू द अदर, जो ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू हो सकता है या कंजुगेशन के थ्रू हो सकता है या ट्रांसडक्शन के थ्रू हो सकता है। एनसीईआरटी में इन तीनों के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया है, बट अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं एक सेपरेट वीडियो में इसे एक्सप्लेन कर दूंगी। लास्ट टॉपिक इन मोनेरा आता है माइकोप्लाज्मा, जो कि स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है। अगर आपसे पूछा जाता है कि स्मॉलेस्ट लिविंग सेल क्या है तो आपका आंसर होगा माइकोप्लाज्मा। ये एरोबिक इन नेचर होते हैं, बट अगर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है तो ये उस कंडीशन में भी सरवाइव कर सकते हैं। इनमें सेल वॉल एब्सेंट होता है। यही रीजन है कि पेनिसिलिन एक तरह का एंटीबायोटिक, इससे इन्हें कोई हार्म नहीं होता है। ये पैथोजेनिक इन नेचर होते हैं, मींस ये डिजीज कॉज करते हैं इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, इसीलिए इन्हें PPLO भी कहा जाता है, मींस प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये टर्म कहां से आया? सबसे पहले कैटल्स के लंग में पाए जाने वाला जो प्लूरल फ्लूइड है उनमें इन्हें ऑब्जर्व किया गया, जो कि निमोनिया से सफर कर रहे थे, तो वहीं से ये टर्म आया PPLO, मींस प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। किंगडम मोनेरा के बाद आता है किंगडम प्रोटिस्टा, जहां हमें थोड़े एडवांस ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलेंगे एज कंपेयर टू किंगडम मोनेरा। तो यहाँ जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सिंगल सेल्ड होते हैं, साथ ही यूकैरियोट्स होते हैं। यूकैरियोट्स का मतलब इनके पास होता है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनाइज्ड मेम्ब्रेन। साथ ही ये एक्वेटिक रीजन्स में पाए जाते हैं एंड इनके पास होता है फ्लैजेला या सीलिया, जो इन्हें लोकोमोशन या मूवमेंट में हेल्प करता है। एंड ये किंगडम एक लिंक फॉर्म करता है दूसरे किंगडम्स के साथ, मतलब इसमें आने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर हमें प्लांट से रिजेंबल करते हुए दिखेंगे, कुछ के एनिमल से एंड कुछ के फंगी से। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो कुछ प्रोटिस्ट ऑटोट्रॉफिक होते हैं एंड कुछ जो हैं वो हेट्रोट्रॉफ होते हैं। एंड रिप्रोडक्शन जो है वो एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली दोनों ही तरीकों से होता है। एसेक्सुअली by fusion and sexually by zygote formation. Kingdom protists again classified into 5 groups. First chrysophytes, dinoflagellates, then euglenoids. ये तीनों ही कहलाते हैं प्लांट लाइक प्रोटिस्ट। क्यों? इसका आंसर हम आगे के टॉपिक में जानेंगे। देन आता है स्लाइम मोल्ड, जिसे कहा जाता है फंगी लाइक प्रोटिस्ट। एंड लास्ट प्रोटोजोन्स, जिन्हें कहा जाता है एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। क्यों कहा जाता है? इसका आंसर हमें आगे के टॉपिक में मिल जाएगा। सबसे पहले जानेंगे क्राइजोफाइट्स के बारे में। तो ये फ्रेश वाटर एंड मरीन वाटर दोनों ही एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं। ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, साइज में बहुत छोटे होते हैं एंड फ्लोट करते हैं पैसिवली इन वाटर करंट, मतलब पानी का बहाव जिस डायरेक्शन में होता है ये उसी डायरेक्शन में फ्लोट करते हैं। इन्हें प्लैंक्टन्स भी कहा जाता है। साथ ही ये फोटोसिंथेटिक इन नेचर होते हैं। एंड अगर हम मेंबर्स की बात करें तो इट इंक्लूड्स डायटम्स एंड डेस्मिड्स। डेस्मिड्स को गोल्डन एल्गी भी कहा जाता है। यहाँ जो डायटम है ये चीफ प्रोड्यूसर होता है ओशन का। ऐसा दिखता है डायटम्स। समझते हैं डायटम्स। ये है डायटम।
इनका सेल वॉल बना होता है सिलिका एंड सेलुलोज से, जो फॉर्म करते हैं टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स, जो कि एक दूसरे के साथ अच्छे से फिट हो जाते हैं एज अ सोप बॉक्स। एंड आफ्टर डेथ ये जो सेल वॉल है ये डिकम्पोज नहीं हो पाता है बिकॉज ऑफ सिलिका और डिपॉजिट हो जाता है ऑन द सरफेस ऑफ सी। सो लंबे टाइम तक डिपॉजिट होने के कारण ये सी बेड फॉर्म करते हैं और इस तरह के सी बेड को कहा जाता है डायटोमेशियस अर्थ। तो काफी इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेंगे। जो डायटोमेशियस अर्थ है ये ग्रिटी होता है, मतलब ग्रैनुलर होता है, और इस तरह के सॉइल्स को यूज किया जाता है पॉलिशिंग के लिए, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स के लिए। नेक्स्ट समझेंगे डायनोफ्लैजिलेट। तो ये है डायनोफ्लैजिलेट। ये मोस्टली मरीन होता है एंड फोटोसिंथेटिक नेचर का होता है। सेल वॉल काफी हार्ड स्टिफ होता है विद सेलुलोज प्लेट्स। इनमें दो टाइप के फ्लैजिला पाए जाते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि इन्हें डायनोफ्लैजिलेट्स क्यों कहते हैं। एक फ्लैजिला लॉन्गिट्यूडिनल होता है और दूसरा ट्रांसवर्स होता है और प्रेजेंट होता है इन अ फर्रो बिटवीन द वॉल प्लेट। इनमें पाए जाने वाले पिगमेंट पे डिपेंड करता है कि इनका कलर येलो होगा, ग्रीन होगा, ब्राउन होगा, ब्लू या रेड होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है गोनियोलक्स, जो कि रेड डायनोफ्लैजिलेट्स है क्योंकि इनमें रेड पिगमेंट पाया जाता है। और इनकी स्पेशल बात यह है कि ये काफी फास्ट मल्टीप्लिकेशन करते हैं और ये मल्टीप्लिकेशन, ये ग्रोथ इतनी फास्ट होती है कि जो सी है वो रेड अपीयर होने लग जाता है, जिसे रेड टाइड कहा जाता है। तो ये आप देख सकते हैं, ये क्या है, रेड टाइड। और ये एक टाइप का टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं जो इतने लार्ज क्वांटिटी में होने के कारण इतना पॉइजनस हो जाता है कि ये मरीन एनिमल्स को भी किल कर देता है, लाइक फिशेस। साथ ही ये ह्यूमंस में पैरालिसिस भी कॉज करता है। नेक्स्ट करेंगे यूग्लिनॉइड। तो ये है यूग्लिनॉइड। मोस्टली ये स्टैग्नेंट फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। इनमें सेल वॉल एब्सेंट होता है, उसकी जगह एक प्रोटीन रिच लेयर होती है जिसे पैलिकल कहा जाता है, विच मेक देयर बॉडी फ्लेक्सिबल। दो टाइप के फ्लैजिला पाए जाते हैं इनमें, एक शॉर्ट होता है और एक लॉन्ग। सनलाइट की प्रेजेंस में ये फोटोसिंथेसिस शो करते हैं और जब सनलाइट एब्सेंट होता है, मतलब डार्क में, ये एज हेटेरोट्रॉफ बिहेव करते हैं बाय प्रीडेटिंग ऑन अदर स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स। साथ ही यूग्लिनॉइड्स में जो पिगमेंट प्रेजेंट होता है वो आइडेंटिकल होता है टू दोज प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स। तो यहां आप देख सकते हैं, बाय प्रीडेटिंग ऑन अदर स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स ये एज एनिमल बिहेव कर रहे हैं एंड इनमें जो पिगमेंट है वो हायर प्लांट्स में जो पिगमेंट प्रेजेंट होता है उससे मैच करता है। तो यहाँ ये एज प्लांट भी बिहेव कर रहे हैं। एग्जाम्पल है यूग्लिना। नेक्स्ट है स्लाइम मोल्ड। तो ये है स्लाइम मोल्ड जो एग्रीगेट फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ये पहला प्रोटिस्ट है जो फोटोसिंथेटिक नहीं होता है। ये सेप्रोफिटिक इन नेचर होता है और फीड करता है डिकेइंग ट्विग्स, लीव्स एंड ऑर्गेनिक मैटर पे। तो इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो फंगी से काफी रिजेंबल करता है, इसीलिए इन्हें फंगी लाइक प्रोटिस्ट भी कहा जाता है। इन सुटेबल कंडीशन ये एग्रीगेशन फॉर्म करते हैं जिसे प्लाज्मोडियम कहा जाता है, जो ग्रो करते हैं और स्प्रेड हो जाते हैं सेवरल फीट तक। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन यही प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट होकर फ्रूटिंग बॉडी फॉर्म करते हैं, जिन्हें स्पोरेंजियम कहा जाता है, जिनमें बहुत सारे स्पोर्स फॉर्म होते हैं एंड ये स्पोर्स पजेस करते हैं ट्रू वॉल्स, जो इन्हें हार्श कंडीशन से प्रोटेक्ट करता है। एंड ये स्पोर्स एयर में डिस्पर्स्ड हो जाते हैं
और फेवरेबल कंडीशन मिलने पे ये वापस से स्लाइम मोल्ड फॉर्म करते हैं। एग्जाम्पल है फाइसेरम। लास्ट है प्रोटोजोन्स। ये प्रीडेटर्स होते हैं एंड फीड करते हैं पैरासाइट्स पे। इन्हें अगेन 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, एमीबॉइड, फ्लैजिलेटेड, सीलिएटेड एंड स्पोरोजोन्स। तो एक एक करके इन सभी को समझते हैं। एमीबॉइड प्रोटोजोन्स, एमीबा तो पता ही है आपको, बस वैसा ही कुछ स्ट्रक्चर एमीबॉइड प्रोटोजोन्स का भी होता है। ये इरेगुलर इन शेप होते हैं, फ्रेश वाटर, सी वाटर और मॉइस्ट सॉइल में पाए जाते हैं। साथ ही जो मरीन फॉर्म है उनमें सिलिका शेल होता है ऑन देयर सरफेस। अमीबा की तरह ये भी सीडोपोडिया फॉर्म करते हैं टू इंजेस्ट फूड पार्टिकल्स एंड सम ऑफ देम आर पैरासिटिक इन नेचर। एग्जाम्पल है एंटेमीबा, जो कि डिजीज कॉज करता है इन ह्यूमंस और अफेक्ट करता है उनके लार्ज इंटेस्टाइन को। नेक्स्ट फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। तो ये है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। अब फ्लैजिलेटेड है तो फ्लैजिला तो होगा ही, साथ ही ये एज फ्री लिविंग और एज पैरासिटिक एग्जिस्ट करते हैं। फ्री लिविंग का मतलब ये इंडिपेंडेंट होते हैं, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं सरवाइव करने के लिए। एंड पैरासिटिक मीन्स ये डिपेंडेंट होते हैं, इन्हें कोई होस्ट चाहिए सरवाइव करने के लिए। पैरासिटिक फॉर्म जो है ये डिजीज कॉज करते हैं, जैसे स्लिपिंग सिकनेस जो होता है बाय ट्राइपेनोसोमा प्रोटोजोन्स। नेक्स्ट है सिलिएटेड प्रोटोजोन्स। तो ये है सिलिएटेड प्रोटोजोन्स। देख के आप समझ ही गए होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं, पैरामेशियम, करेक्ट। तो ये एक्वेटिक इन नेचर होते हैं एंड काफी एक्टिवली मूव करते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सीलिया। एंड इनमें कैविटी होती है जिसे गलेट कहते हैं, जो ओपन होती है आउटसाइड द सेल सरफेस। एंड जो ये सीलिया की रो है, इनकी कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है वाटर एंड फूड के मूवमेंट के लिए इनटू द गलेट। एग्जाम्पल है पैरामेशियम। नेक्स्ट है स्पोरोजोन्स। तो ये है स्पोरोजोन्स। इसमें इंक्लूड होने वाले ऑर्गेनिजम्स की लाइफ साइकिल में एक इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज आती है जो इन्हें पैथोजेनिक एंड पैरासिटिक इन नेचर बनाती है। एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम जो है मलेरियल पैरासाइट, कॉज करता है मलेरिया। अभी ये जो प्लाज्मोडियम वर्ड है ये हम इससे पहले भी सुन चुके हैं इन द टॉपिक स्लाइम मोल्ड। वो प्लाज्मोडियम और ये प्लाज्मोडियम सेम नहीं है, कंफ्यूजन ना हो इसीलिए डिफरेंस को भी समझ लेते हैं। प्लाज्मोडियम जो कि हमने स्लाइम मोल्ड में पढ़ा और स्पोरोजोन्स में पढ़ा, ये है स्लाइम मोल्ड वाला प्लाज्मोडियम जो कि एग्रीगेशन की फॉर्म में होता है, एंड ये है स्पोरोजोन्स वाला प्लाज्मोडियम जो कि पैरासिटिक होता है। इट हैज नो फिक्स शेप, यहां फिक्स शेप होता है। इट इज मल्टी न्यूक्लिएटेड, ये यूनिन्यूक्लिएटेड होता है। इसको हम सिंपली प्लाज्मोडियम कहते हैं और ऐसे ही लिखते भी हैं। बट ये जो प्लाज्मोडियम है ये जीनस होता है और इसे अगर हम टाइप करेंगे तो इटैलिक में टाइप करेंगे और अगर हैंड रिटन लिखते हैं तो ये अंडरलाइन होगा। क्लियर? किंगडम फंगी, इससे पहले हम कर चुके हैं किंगडम मोनेरा एंड किंगडम प्रोटिस्टा। दोनों से कंपेयर करें तो किंगडम फंगी में हम देखते हैं एक ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। ये कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, मतलब ये ऑलमोस्ट हर जगह पाए जाते हैं, एयर, वाटर, सॉइल, यहाँ तक कि ये प्लांट्स एंड एनिमल्स की बॉडी पे भी ग्रो कर सकते हैं। ये प्रिफर करते हैं ग्रो करना इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। एग्जाम्पल्स देखते हैं, मशरूम जो कि काफी रिच होता है इन विटामिन डी, इसीलिए इसे खाने के यूज में लाया जाता है। टोडस्टूल ये पॉइजनस फंगी है। पेनिसिलिन इसका यूज किया जाता है टू मेक एंटीबायोटिक्स। ईस्ट, तो जनरली जो फंगी है ये होते हैं मल्टी सेलुलर, बट ईस्ट ये होता है यूनिसेलुलर, तो ये आप याद रखेंगे।
जिसका यूज ब्रेड एंड बियर बनाने में किया जाता है। अब बात करेंगे स्ट्रक्चर की। तो फंगी की बॉडी होती है लॉन्ग सिलेंड्रिकल, जिन पे प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफी, एंड बहुत सारे हाइफी आपस में मिल करके एक नेटवर्क फॉर्म करते हैं। ये नेटवर्क कहलाता है माइसीलियम। तो ये है माइसीलियम, नेटवर्क ऑफ हाइफी। हाइफी दो टाइप के होते हैं, सेप्टेड जो कि बना होता है यूनी न्यूक्लिएटेड सेल से, तो ये है सेप्टेड हाइफी। दूसरा है नॉन सेप्टेड हाइफी, या हम कह सकते हैं सिनोसेटिक, जो होता है मल्टी न्यूक्लिएटेड। तो ये है नॉन सेप्टेड हाइफी। यहाँ आप क्लियरली कंपेयर कर सकते हैं, इनमें सेप्टा एब्सेंट है जो इन्हें बना देता है मल्टी न्यूक्लिएटेड। इनके सेल वॉल बने होते हैं काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड से। नेक्स्ट करते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो फंगी हेटरोट्रॉपिक होता है, मतलब ये दूसरे पे डिपेंडेंट होता है फूड के लिए। टाइप्स देखते हैं। फर्स्ट, सेप्रोफाइट्स। ये वो फंगी होते हैं जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर्स पे फीड करते हैं। जैसे ब्रेड अगर रखा रखा खराब हो जाए या फ्रूट्स रखे रखे खराब हो जाए तो उनपे सेप्रोफाइट्स ग्रो कर जाते हैं, जैसे राइजोपस या पेनिसिलिन। सेकेंड टाइप है पैरासाइट्स, जहां फंगी लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे ग्रो करते हैं एंड डिजीज कॉज करते हैं। जैसे प्लांट्स में हम एग्जांपल देखेंगे, व्हाइट स्पॉट्स ऑन मस्टर्ड लीफ जो होता है बिकॉज ऑफ एल्ब्यूगो कैंडिडा फंगी, एंड व्हीट लीफ रस्ट जो होता है बिकॉज ऑफ पक्सीनिया। एंड थर्ड टाइप है सिम्बायोन्ट्स, जहां फंगी एक म्यूचुअल रिलेशनशिप फॉर्म करते हैं विद अदर ऑर्गेनिजम्स। जिसका एग्जाम्पल है फंगी एल्गी के साथ मिलकर एक म्यूचुअल रिलेशनशिप फॉर्म करता है जिसे कहा जाता है लाइकेन। तो ये है लाइकेन। यहाँ पे हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं एक बार में कि फंगी कहाँ है और एल्गी कौन सा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है फंगी विद रूट्स ऑफ हायर प्लांट। तो जहां फंगी हायर प्लांट्स के रूट्स के साथ एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप फॉर्म करता है। तो यहां हम देख सकते हैं फंगी एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स फॉर्म अ म्यूचुअल रिलेशनशिप जिसे माइकोराइजा कहते हैं। नेक्स्ट आता है रिप्रोडक्शन, जहां हम सबसे पहले समझेंगे वेजिटेटिव। तो फंगी वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस करता है बाय बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन एंड फिशन के थ्रू। एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करता है बाय स्पोर फॉर्मेशन, जैसे कोनिडिया, जूस्पोर्स एंड स्पोरेंजियोस्पोर्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझेंगे। यहां स्पोर फॉर्मेशन होता है, जैसे oospores, एस्कोस्पोर्स एंड बेसिडियोस्पोर्स। ये 3 स्टेप्स में होता है। पहला स्टेप है प्रोटोप्लाज्मिक फ्यूजन, जिसे प्लाज्मोगैमी भी कहा जाता है। इसमें 2 हैप्लॉइड हाइफी ऑफ कंपैटिबल माइसीलियम आपस में फ्यूज करते हैं। ठीक है, ये हैप्लॉइड होते हैं एंड प्लाज्मोगैमी के थ्रू ये आपस में फ्यूज करते हैं, जहां फ्यूजन सिर्फ प्रोटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के बीच में होगा। ठीक है, यहां अभी न्यूक्लियस के बीच में कोई फ्यूजन नहीं हुआ है, इसीलिए फर्स्ट स्टेप हो गया प्रोटोप्लाज्मिक फ्यूजन। नेक्स्ट आता है फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई, जिसे कैरियोगैमी भी कहा जाता है, जिसमें प्लाज्मोगैमी के जस्ट बाद ये दोनों हैप्लॉइड न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज करते हैं एंड डिप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन करते हैं। ये डिप्लॉइड सेल कहलाता है जाइगोट। लेकिन कुछ फंगी में ये फ्यूजन इमीडिएटली नहीं होता है एंड इस स्टेज को कहते हैं डाइकैरियोट फेज ऑफ फंगस, यानी 2 न्यूक्लियाई पर सेल, जो बाद में आपस में फ्यूज करते हैं एंड जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर? डाइकैरियो फेज ऑफ फंगस, ये याद रखेंगे आप। एग्जाम्पल है एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज। थर्ड एंड लास्ट स्टेप आता है मियोसिस, जहां ये डिप्लॉइड जाइगोट अंडरगो डिवीजन, दैट इज मियोसिस,
एंड फॉर्म हैप्लॉइड स्पोर्स। ये हैप्लॉइड स्पोर्स फेवरेबल कंडीशन मिलने पे दोबारा से ग्रो करेंगे एंड कंप्लीट बॉडी का फॉर्मेशन करेंगे। अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ फंगई, जिसका बेसिस है मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडीज, जिसमें सबसे पहले आएगा फाइकोमाइसिटीज, देन एस्कोमाइसिटीज, देन बेसिडियोमाइसिटीज। इन तीनों ही ग्रुप में उन फंगी को रखा गया है जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टेज नोन है। एंड फोर्थ आता है ड्यूटीरियोमाइसिटीज, जिसमें उन फंगी को रखा गया है जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टेज या तो है नहीं या हो सकती है बट अभी नोन नहीं है। तो सबसे पहले समझते हैं फाइकोमाइसिटीज के बारे में, जिसे लोअर फंगई भी कहा जाता है। इसके अलावा इसे एल्गल फंगई भी कहते हैं, एज दे लिव इन एक्वेटिक एनवायरनमेंट एंड फॉर्म थैलस। Also found on decaying woods in moist and damp places or as obligate parasites on plants. Next point, mycelium, ये बहुत ही important है। mycelium जो है ये aseptate होता है, septa absent होता है and it is multinucleated, जिसे कहा जाता है सिनोसिटिक। अब समझते हैं रिप्रोडक्शन, जहां सबसे पहले आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो होता है बाय ज़ूस्पोर, जो कि एक मोटाइल स्पोर होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं इन स्पोर्स में फ्लैजेला प्रेजेंट है जो इन्हें मूवेबल बनाता है। अगला है एएप्लोनोस्पोर, जो है एक नॉन मोटाइल स्पोर, इनमें फ्लैजेला नहीं होता है। ये स्पोर्स एंडोजिनसली प्रोड्यूस्ड होते हैं इन स्पोरेंजियम। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये स्पोर्स एक वॉल के अंदर पैक्ड हैं और मैच्योर होने पे ये वॉल ब्रेक हो जाती है और ये सारे स्पोर्स एयर में रिलीज हो जाते हैं, जहां इन्हें फेवरेबल कंडीशन मिलने पे ये वापस से ग्रो करेंगे। नेक्स्ट टाइप आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहां फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स होगा। ये गैमेट्स आइसोगैमस हो सकते हैं, यानी देखने में ये दोनों एक जैसे लगेंगे, या एनाइसोगैमस हो सकता है, मतलब देखने में दोनों अलग लगेंगे, एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा। या फिर ये गैमेट्स ऊगैमस कहलाएंगे, जिसमें एक बड़ा वाला नॉन फ्लैजिलेटेड होता है, मतलब नॉन मोटाइल होगा, और स्मॉल साइज, जिसे स्पर्म भी कहा जा सकता है, ये मोटाइल होगा। ये गैमेट्स आपस में फ्यूज करेंगे एंड जाइगोस्पोर फॉर्म करेंगे। एग्जाम्पल म्यूकर, राइजोपस, जिसे ब्रेड मोल्ड भी कहा जाता है, एंड एल्ब्यूगो, जिसे पैरासिटिक फंगी ऑन मस्टर्ड भी कहा जाता है। नेक्स्ट टाइप आता है एस्कोमाइसिटीज या सैक फंगई। तो ये है एस्कोमाइसिटीज। मोस्टली ये मल्टी सेलुलर होते हैं, एग्जाम्पल पेनिसिलियम, और बहुत ही रेयर ऐसा होता है कि ये यूनिसेलुलर हो, एग्जाम्पल ईस्ट या सार्कोमाइसिस। एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात की जाए तो ये सैप्रोफिटिक हो सकते हैं, डिकम्पोजर्स हो सकते हैं, पैरासिटिक हो सकते हैं, या फिर कॉप्रोफाइलस हो सकते हैं। ये एक नया टर्म है, ये आप याद रखेंगे, मतलब वो फंगी, वो एस्कोमाइसिटीज जो ग्रो करते हैं ऑन डंग। इनका माइसीलियम ब्रांच्ड होता है एंड सेप्टेड होता है। तो यहाँ पिक्चर में आपको क्लियरली दिख रहा होगा। अब समझते हैं रिप्रोडक्शन, जहां सबसे पहले समझेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो होता है थ्रू स्पोर कोनिडिया। तो कोनिडिया प्रोड्यूस होता है एक्सोजिनसली ऑन स्पेशल माइसीलियम कॉल्ड कोनिडियोफोर। ये है कोनिडियोफोर, जिसके टिप पे आप ये छोटे छोटे से स्पोर्स देख रहे हैं, इसे ही कहते हैं कोनिडिया, जो कि एक्सोजिनसली प्रोड्यूस होता है। इससे पहले हमने ज़ूस्पोर एंड एप्लेनोस्पोर में देखा था कि स्पोर्स जो हैं
ये एक वॉल के अंदर पैक्ड होते हैं जिसे कहते हैं एंडोजिनसली, बट यहाँ कोई वॉल नहीं है इसीलिए इसे कहेंगे एक्सोजिनसली। क्लियर? तो ये कोनिडिया मैच्योर होने के बाद कोनिडियोफोर से डिटैच हो जाते हैं एंड एयर में स्प्रेड हो जाते हैं, और जब भी इन्हें फेवरेबल कंडीशन मिलती है ये वापस से ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं एंड माइसीलियम फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल स्पोर्स को कहेंगे एस्कोस्पोर्स, जो प्रोड्यूस होता है एंडोजिनसली इन अ सैक लाइक एस्काई। ये है एस्काई। सिंगल को कहेंगे एस्कस। तो यहाँ आप देख सकते हैं एस्कस के अंदर प्रेजेंट हैं बहुत सारे स्पोर्स कॉल्ड एस्कोस्पोर्स, एंड ये सभी एस्काई अरेंज्ड होते हैं ऑन अ फ्रूटिंग बॉडी कॉल्ड एस्कोकार्प। मतलब एस्कोकार्प हो गया फ्रूटिंग बॉडी जिसपे अरेंज हैं बहुत सारे एस्काई। सिंगल को कहेंगे एस्कस एंड एस्कस के अंदर फॉर्म होता है एस्कोस्पोर्स यानी सेक्सुअल स्पोर्स। एग्जाम्पल हैं एस्परगिलस, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा, मॉरल्स एंड ट्रफल्स। जहां न्यूरोस्पोरा का यूज होता है इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क्स, वहीं मॉरल्स एंड ट्रफल्स एडिबल होते हैं एंड कंसीडर किए जाते हैं डेलिकेसीज, क्योंकि ये बहुत ही रेयर होते हैं एंड एक लग्जरी फूड समझे जाते हैं। नेक्स्ट आता है बेसिडियोमाइसीटीज, जिसे क्लब फंगी भी कहा जाता है। कॉमनली ये जाने जाते हैं मशरूम्स के लिए, ब्रैकेट फंगी एंड पफ बॉल्स के लिए, जो ग्रो करते हैं ऑन सॉइल, लॉग्स एंड ट्री स्टम्प्स पे। इसके अलावा ये एज पैरासाइट इन लिविंग प्लांट बॉडीज में भी ग्रो करते हैं। एग्जाम्पल रस्ट एंड स्मट डिजीज। इनका माइसीलियम ब्रांच्ड होता है एंड सेप्टेड होता है। नेक्स्ट रिप्रोडक्शन, जहां वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ एब्सेंट है एंड इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्स ऑर्गन्स एब्सेंट होते हैं। तो इन बेसिडियोमाइसीटीज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता कैसे है? हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 स्टेप्स पढ़े थे, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी एंड मियोसिस। तो यहाँ प्लाज्मोगैमी जो है वो गैमीट्स के बीच में ना हो करके दो डिफरेंट स्ट्रेन के माइसीलियम, इनके जो वेजिटेटिव सेल्स हैं उनके बीच में होता है। क्लियर? ये वेजिटेटिव सेल्स आपस में फ्यूज करते हैं एंड फॉर्म करते हैं एक डाइकैरियोटिक सेल। तो ये है डाइकैरियोटिक सेल जिसे बेसिडियम कहेंगे। आफ्टर प्लाज्मोगैमी नेक्स्ट आता है कैरियोगैमी, जहां बेसिडियम में प्रेजेंट ये दोनों हैप्लॉइड न्यूक्लियस आपस में फ्यूज करेंगे एंड फॉर्म करेंगे एक डिप्लॉइड सेल कॉल्ड जाइगोट, व्हिच अगेन अंडरगो डिवीजन कॉल्ड मियोसिस एंड फॉर्म 4 cells. These 4 cells develop to form 4 बेसिडियोस्पोर्स। तो ये बेसिडियोस्पोर्स एक्सोजिनसली प्रोड्यूस होते हैं ऑन बेसिडियम। ये है बेसिडियम। सिंगल को बेसिडियम कहेंगे एंड मैनी को बेसिडिया कहेंगे। एंड ये बेसिडिया अरेंज होते हैं इन फ्रूटिंग बॉडी कॉल्ड बेसिडियोकार्प। यानी बेसिडियोकार्प हो गया फ्रूटिंग बॉडी जिसमें अरेंज होते हैं बहुत सारे बेसिडियम एंड हर एक बेसिडियम फॉर्म करता है 4 बेसिडियोस्पोर्स। एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले एगैरिकस, commonly known as mushroom, which is rich in vitamin D. Next है अस्टिलागो, which cause loose smut in maize, and Puccinia, which cause rust in wheat. लास्ट ग्रुप आता है ड्यूटेरियोमाइसीटीज, जिन्हें इम्परफेक्ट फंगी भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें वो सभी फंगीज आते हैं जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या तो एब्सेंट होता है या हो सकता है बट अभी अननोन है। तो वो ड्यूटेरियोमाइसीटीज जिनमें अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पता चल जाता है तो उन्हें बाद में एस्कोमाइसीटीज या बेसिडियोमाइसीटीज में रख दिया जाएगा, एंड बाकी सभी जिनमें सिर्फ और सिर्फ वेजिटेटिव एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही प्रेजेंट है उन्हें ड्यूटेरियोमाइसीटीज में ही रखा जाएगा। तो यहाँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन
थ्रू स्पोर होता है कॉल्ड कोनिडिया, एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। माइसीलियम देखें तो इनका माइसीलियम सेप्टेड एंड ब्रांच्ड होता है। वहीं मोड ऑफ न्यूट्रिशन कुछ मेंबर्स में सेप्रोफिटिक या पैरासिटिक होता है, बट मेजॉरिटी जो है वो डिकम्पोजर्स की होती है, जो फीड करते हैं ऑन लिटर्स एंड हेल्प करते हैं इन मिनरल साइक्लिंग। एग्जाम्पल्स है अल्टरनेरिया, पॉलीट्रिटिकम एंड ट्राइकोडर्मा। In five kingdom classification which was proposed by Whitaker, we did kingdom Monera, kingdom Protista and kingdom Fungi. इसके अलावा है kingdom Plantae and kingdom Animalia, जिसके लिए अलग से पूरा एक चैप्टर है, तो ये हम वहां लर्न करेंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्हें इन 5 किंगडम्स में कहीं भी कोई जगह नहीं मिली, जैसे कि वायरस, विरोइड्स, प्रायोन्स एंड लाइकन्स। तो यही है हमारा आज का टॉपिक। तो स्टार्ट करते हैं वायरस से। वायरस को 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कोई जगह क्यों नहीं मिली? क्योंकि ये कभी डिसाइड ही नहीं हो पाया कि वायरस लिविंग है या नॉन लिविंग। इन चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड हमने कुछ फीचर्स स्टडी किए थे अबाउट लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जहां एक फीचर ये था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सभी में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है, बट वायरस में कोई सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है। ये नॉन सेलुलर या एसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, इसीलिए इन्हें नॉन लिविंग मान लिया गया। बट ये देखा गया कि ये एज ऑब्लिगेटरी पैरासाइट बिहेव करते हैं, मतलब इन्हें अपनी लाइफ साइकिल पूरी करने के लिए कोई होस्ट चाहिए होता है। विदाउट होस्ट ये अपनी लाइफ साइकिल पूरी नहीं कर सकते हैं। जहां ये होस्ट की बॉडी में एंटर करके उनकी मशीनरी को टेक ओवर कर लेते हैं एंड रेप्लिकेट करना स्टार्ट कर देते हैं एंड धीरे धीरे होस्ट को किल कर देते हैं। पर जब होस्ट इन्हें नहीं मिलता है, उस कंडीशन में सरवाइव करने के लिए ये एक इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं, या हम कह सकते हैं एज सिस्ट ये एग्जिस्ट करते हैं। एंड अगेन होस्ट मिलने पे ये इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को ब्रेक करके दोबारा से होस्ट की मशीनरी टेक ओवर कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये कभी नॉन लिविंग एंड कभी लिविंग थिंग की तरह बिहेव करता है। अब आते हैं डिस्कवरी पे। इन 1892 दिमित्री इवानोविस्की, जिन्होंने कॉइन किया था नेम वायरस, मतलब वेनम और पॉइजनस फ्लूइड, तो सबसे पहले इन्होंने टोबैको लीफ पे कुछ येलो स्पॉट्स देखे एंड ये येलो स्पॉट्स थे मोज़ैक डिजीज ऑफ टोबैको। तो इन्हें लगा कि ये बैक्टीरियल डिजीज है एंड इसे ऑब्जर्व करने के लिए इन्होंने इन माइक्रोब्स को लीफ से एक्सट्रैक्ट किया एंड फिल्टर किया थ्रू बैक्टीरियल फिल्टर, जहां इन्होंने देखा कि ये माइक्रोब्स बैक्टीरियल फिल्टर को इजीली क्रॉस कर ले रहे हैं। इसका मतलब इनका साइज बैक्टीरिया से बहुत छोटा है, मतलब ये बैक्टीरिया तो नहीं है। इसके बाद इन 1898 M.W. बेजर्निक, जिन्होंने टोबैको मोज़ेक वायरस का सैंपल लिया एंड इसे इन्फेक्ट करवाया एक हेल्दी प्लांट के साथ, जहां इन्होंने देखा कि ये वायरस एक हेल्दी प्लांट में भी इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, जिसके बाद इन्होंने इस वायरल फ्लूइड को नेम दिया कंटेजिनम वाइवम फ्लूइडम, मतलब इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। देन इन 1935 आते हैं W.M. स्टैनली, जिन्होंने बताया कि वायरस को क्रिस्टलाइज किया जा सकता है एंड ये क्रिस्टल लार्जली बने होते हैं प्रोटीन से। तो इवानोविस्की, बेजर्निक एंड स्टैनली, इन तीनों ही साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशन को याद रखना है। अब तक हमने देखा कि वायरस का साइज छोटा होता है बैक्टीरिया से, ये इन्फेक्शन कॉज करता है एंड
लार्जली बना होता है प्रोटीन से। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की। वायरस न्यूक्लियोप्रोटीन से बना होता है, मतलब ये बना होता है न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन से, जहां न्यूक्लिक एसिड जेनेटिक मटेरियल होता है जो या तो आरएनए होगा या डीएनए होगा, दोनों नहीं होगा। याद रखेंगे, आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकता है या डबल स्टैंडर्ड भी हो सकता है, एंड डीएनए हमेशा डबल स्टैंडर्ड होगा। वायरसेस में इन्फेक्शन कॉज करने के लिए न्यूक्लिक एसिड ही रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट, प्रोटीन पार्ट, इसका काम होता है न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्शन देना। अब टाइप्स की बात करते हैं, तो वो वायरस जो प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं उनमें सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता है। वो वायरस जो एनिमल्स में इन्फेक्शन कॉज करते हैं उनमें या तो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होगा या डबल स्टैंडर्ड आरएनए होगा या डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा, तीनों में से कोई एक होगा, ये याद रखेंगे। एंड वो वायरस जो बैक्टीरिया में इंफेक्शन कॉज करते हैं, जिन्हें बैक्टीरियोफेज कहा जाता है, उनमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। अब बात करते हैं वायरस में प्रेजेंट प्रोटीन पार्ट की, जिसे प्रोटीन कोट भी कहा जाता है। तो ये तो हम जानते हैं कि प्रोटीन का काम होता है न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करना। इसे कैप्सिड भी कहा जाता है, जो बना होता है बहुत सारे स्मॉल सब यूनिट से, और ये सब यूनिट्स कहलाते हैं कैप्सोमियर्स। तो ये है कैप्सोमियर्स, जो हेलिकल या पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म में अरेंज होते हैं। ये अरेंजमेंट अलग अलग वायरस में अलग हो सकता है। तो बहुत सारे कैप्सोमियर्स आपस में मिल करके कैप्सिड फॉर्म करते हैं, एंड ये कैप्सिड या प्रोटीन कोट सेंटर में प्रेजेंट न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करता है। एग्जाम्पल देखते हैं, टोबैको मोज़ेक वायरस। तो ये है टोबैको मोज़ेक वायरस, जो कि हेलिकल वायरस है ड्यू टू अरेंजमेंट ऑफ कैप्सोमियर्स। हमारी एनसीईआरटी में एक और एग्जाम्पल गिवन है, और वो है बैक्टीरियोफेज। तो स्ट्रक्चर से ही लग रहा है कि ये बैक्टीरियोफेज एक कॉम्प्लेक्स वायरस है, जहां टॉप पे हमें हेड दिखता है जो बना होता है सब यूनिट्स कैप्सोमियर से, जिसके अंदर प्रेजेंट होता है जेनेटिक मटेरियल। उसके बाद आता है कॉलर रीजन, देन शीथ, और सबसे नीचे आता है टेल फाइबर्स, जो इन्हें हेल्प करता है बैक्टीरिया से अटैच होने में। अब बात कर लेते हैं वायरस से होने वाले डिजीजेस की। तो एनिमल्स में ये कॉज करते हैं मम्प्स, स्मॉल पॉक्स, हर्प्स, इन्फ्लुएंजा, एड्स। एंड प्लांट्स में कॉज करते हैं मोज़ेक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग या कर्लिंग, लीफ येलोइंग या वेन क्लियरिंग, ड्वार्फिंग या स्टंटेड ग्रोथ। अब बात करते हैं विरोइड्स की, जिनका साइज वायरस से छोटा होता है। इनके पास फ्री आरएनए होता है, मतलब इनके आरएनए के अराउंड कोई प्रोटीन कोट नहीं होती है, जैसा कि हमने वायरस में देखा था, जो इन्हें वायरस से अलग बनाती है। इनके आरएनए का मॉलिक्यूलर वेट काफी कम होता है। अब अगर बात करें डिस्कवरी की, तो 1971 में टीओ डाइनर ने इसे डिस्कवर किया था, एंड ये कॉज करता है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। तो आपसे पूछा जाए कि विरोइड्स कौन से डिजीज कॉज करते हैं, तो आपका आंसर होगा पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। अब बात करते हैं प्रायोन्स की। तो मॉडर्न मेडिसिन में कुछ इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस पाए गए हैं, जो ट्रांसमिट होते हैं एक एजेंट के द्वारा, जिनमें एबनॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन पाए जाते हैं। इन्हीं एजेंट्स को कहते हैं प्रायोन्स। इनका साइज भी विरोइड्स की तरह वायरस से छोटा होता है। डिजीज की बात करें तो ये कॉज करते हैं बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एनसीफेलोपैथी। कॉमनली कहते हैं इस डिजीज को मैड काउ डिजीज, जो कैटल्स में होता है।
एंड क्रेज़िफॉल्स जैकोब डिजीज भी कॉज करते हैं ये प्रायोन्स, जो कि एक रेयर ब्रेन डिसऑर्डर होता है, ये ह्यूमंस में पाया जाता है। लास्ट टॉपिक है लाइकेन। तो लाइकेन को भी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कोई जगह नहीं मिलती है, क्योंकि ये एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है बिटवीन एल्गी एंड फंगी। तो ये कोई इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म नहीं है, एल्गी एंड फंगी के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, इसीलिए इसे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कहीं भी कोई प्लेस नहीं मिलती है। तो ये है लाइकेन। जहां एल्गल कंपोनेंट, जिसे फाइकोबायोन्ट भी कहते हैं, ये प्रिपेयर करता है फूड फॉर फंगी, एंड जो फंगल कंपोनेंट है, जिसे माइकोबायोन्ट कहते हैं, ये प्रोवाइड करता है शेल्टर, साथ ही एब्जॉर्ब करता है मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फॉर एल्गी। ये आप याद रखेंगे, एल्गी एंड फंगी दोनों का क्या काम है यहां पे। लाइकेंस जो हैं ये एक गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर होते हैं, मतलब ये पॉल्यूटेड एरिया में ग्रो ही नहीं करते हैं। तो जहां ये ग्रो कर रहे हैं, हमें इससे पता चल जाता है कि वो एरिया कैसा है, नॉन पॉल्यूटेड है। आई होप आपको आज का ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया है। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर नहीं तो अपने डाउट्स नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। साथ ही आप मुझे टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो जल्द ही मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक स्टूडेंट्स, आप इस चैप्टर को अपनी एनसीईआरटी से अच्छे से रीड कर लेंगे, ताकि आप कॉन्फिडेंट हो जाए कि एनसीईआरटी से हमारा सब कवर हो गया है। टिल दैट, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।